नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है ये एनसीईआरटी का महासंग्राम चल रहा है और इस महासंग्राम में आज हम लोग देखेंगे कक्षा 7 की अध्याय 6 नगर व्यापारी और शिल्पजन। इसी को देखेंगे और बेहतरीन तरीके से कोशिश करेंगे समझने की, क्योंकि यहाँ से भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है और इवन मेंस में भी अगर लिखिएगा तो शब्दों का जो भंडार आपका कम पड़ा हुआ है वो यहीं से पूरा होगा। इसके साथ साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। इससे ये होगा मेरा लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट जो है आपके मोबाइल स्क्रीन पे ऑटोमेटिक आता रहेगा। चलिए दोस्तों, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो है सबसे पहले इसके जो अभ्यास प्रश्न होते हैं उसको देख लेते हैं। इससे ये इंटरेस्ट बना रहता है कि इस चैप्टर में पूरे हमारे प्रश्नों का आंसर कहां पे है, वो पूरी तरीके से कंसंट्रेशन से आप पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्न को। सबसे पहला प्रश्न जो है ये फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थानों को भरना है आपको। पहला जो क्वेश्चन है वो राजराजेश्वर मंदिर फिल इन द ब्लैंक्स में बनाया गया था। दूसरा, अजमेर सूफी संत फिल इन द ब्लैंक्स से संबंधित है, बताना। तीसरा, हम्पी फिल इन द ब्लैंक्स साम्राज्य की राजधानी है, बताना। चौथा, हॉलैंड वासियों ने आंध्र प्रदेश में फिल इन द ब्लैंक्स पर अपनी बस्ती बसाई, इसको बताना है। दूसरा क्वेश्चन जो है बताएं क्या सही है और क्या गलत है। हम राजराजेश्वर मंदिर के मूर्तिकार यानी कि स्थापत्य का नाम एक शिलालेख से जानते हैं, क्या सही है या गलत है आपको बताना होगा। नेक्स्ट जो है, सौदागर लोग काफिलों में यात्रा करने के बजाय अकेले यात्रा करना अधिक पसंद करते थे, बताना है सही है या फिर गलत है। काबुल हाथियों के व्यापार का प्रमुख जो है या कहे तो मुख्य केंद्र था, यह बताना है सही है या गलत है। नेक्स्ट और लास्ट जो है, सूरत बंगाल पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पतन था, यह सही है या फिर गलत है। तीसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, तंजावुर नगर को जल की आपूर्ति कैसे की जाती थी, इसको 50 शब्दों में आपको बताना होगा लिख के। नेक्स्ट जो है, मद्रास जैसे बड़े नगरों की स्थिति ब्लैक टाउन्स कौन रहता था, ध्यान रखिएगा, यानी कि मद्रास जैसे बड़े नगरों में स्थित जो होता था ब्लैक टाउन्स में कौन रहता था, इसको बताना है 50 शब्दों में। आइए समझें, आपके विचार में मंदिरों के आसपास नगर क्यों विकसित हुए थे, इसको बताना। मंदिरों के आसपास नगर क्यों विकसित होता था आप अपने अनुसार से बताना, 100 शब्दों में लिख के बताना होगा। और थोड़ा सा आज के परिप्रेक्ष्य भी थोड़ा सा उसमें जोर दीजिए ताकि मजा आ जाए आपको लिखने में भी और हमें चेक करने में। छठा नंबर क्वेश्चन है, मंदिरों के निर्माण तथा उनके रख रखाव के लिए शिल्पजनी कितने महत्वपूर्ण थे, इनके बारे में बताना है और यह सिर्फ 50 शब्दों में लिख के आपको बताना होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन जो है, लोग दूर दूर के देशों और प्रदेशों में सूरत क्यों आते थे, मतलब क्या लोग जो दूर दूर में होते थे वो जो है सूरत में क्यों आते थे, इसको बताना है 50 शब्दों में। नेक्स्ट जो है, कलकत्ता जैसे नगरों में शिल्प उत्पादन तंजावुर जैसे नगरों के शिल्प उत्पादन से किस तरीके से भिन्न था, इसको जो है 30 शब्दों में सिर्फ बताना है आपको, 30 शब्दों में ही इसको समेट लेना है। आइए विचार करते हैं, क्या विचार करते हैं इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 9 को, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इस अध्याय में वर्णित किसी एक नगर की तुलना आप अपने परिचित किसी कस्बे या गांव से कर दीजिए। मतलब क्या इस अध्याय में जो हम आपको बताएंगे किसी नगर की तुलना, उसको जो है आज के परिप्रेक्ष्य में 21वीं सदी के परिप्रेक्ष्य में आप अपने आसपास के कस्बे या गांव से करना होगा। क्या दोनों के बीच में कोई समानता या अंतर है, अगर है और होगा ही, इसमें कहने की कोई बात नहीं, इसको आपको 100 शब्दों में लिख के मुझे दिखाना होगा। नेक्स्ट है, सौदागरों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था, आपके विचार से क्या वैसी कुछ समस्या आज भी बनी हुई है, इसको भी 100 शब्दों में लिख के बताना होगा। ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के परिप्रेक्ष्य में जोड़ के जो है प्राचीन काल में आपको बताना होगा, जो कि ये बेहतरीन और इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप समझ गए, इसको आपको जोड़ने आ गया तो समझिए कि मेंस के लिए जो कहते नहीं है कि एक बार जो है जमीन के अंदर बीज तो डालो, आज न कल पौधा तो जरूर निकलेगा, सेम कंडीशन है। अगर ये सब क्वेश्चन आप बनाना सीख गए, लिखना सीख गए, समझना सीख गए तो कहानी आपकी शुरू हो गई, अब आपकी गाड़ी रुकने वाली नहीं है। अब इसको थोड़ा सा इसको छोड़ दीजिए, आइए करके देखें, इसको देखने की कोई जरूरत नहीं। चलिए आते हैं आज के
चैप्टर पे। चैप्टर नंबर जो है अध्याय नंबर 6 है, नगर व्यापारी और शिल्पजनी। देखिए पहले तो इसकी जो टाइटल है इसको समझिए। नगर आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। व्यापारी समझ में आ रहा है। नगर वैसा क्षेत्र में है जहां पे क्या है, हर तरीके के लोग, जीव जंतु जानवर सारे लोग जो है एक समूह के रूप में रहते हैं, उसी को नगर कहते हैं। व्यापारी वैसे मतलब क्या है, बहुत सारे लोगों में जिनका जो है काम अलग टाइप का है, उन्हें ही व्यापारी कहते हैं, जो अपना क्या है व्यापार वाणिज्य में अपना योगदान देते हैं और इनका भी निवास स्थान नगर ही होता है। शिल्पजनी जो क्या है कलाकारी करते हैं, कलाकार करके मतलब क्या है एक मतलब क्या है किसी भी पदार्थ से जो है किसी सुंदर आकृति का निर्माण कर देते हैं, इसी को कहते हैं शिल्पजन। ये भी जो कहीं न कहीं नगर में ही रहते हैं। क्लियर हो गया। यानी कि अभी हमें पढ़ना नगर, उसके बाद उसके अंदर जो व्यापारी थे, उसके अंदर जो शिल्पजन है, उन सब के बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। एक मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री उस नगर के बारे में कैसी आकांक्षाएं रखता होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह नगर किस प्रकार का था। क्या वह एक मंदिर नगर था, या फिर एक प्रशासनिक केंद्र, या एक वाणिज्यिक शहर, एक पतन नगर, अथवा किसी अन्य प्रकार के शहर था। वस्तुतः कई नगरों को तो एक साथ अनेक प्रकार के थे। वे प्रशासनिक नगर भी थे, मंदिर नगर होने के साथ साथ में जो है वाणिज्यिक व्यापार जो कार्यकलाप और शिल्प उत्पादन के केंद्र भी थे। कहने का मतलब अगर मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर कोई व्यक्ति आता है तो उसकी कैसी आकांक्षाएं होती है, वो इस बात पे निर्भर करता है कि वो किस प्रकार की चीजों को देखना पसंद करता है। क्या वह मंदिर नगर था, अगर उस जगह पे आया था तो क्या वह मंदिरों का नगर था, क्या वह प्रशासनिक केंद्र था, क्या वो एक वाणिज्यिक शहर था या नहीं था, क्या एक पतन नगर था। पतन का मतलब क्या है, जहां पे जो है क्या है एक देश से दूसरे देश के पे आया हुआ जो सामान है, आयात निर्यात है, वहां पे उतरता है, जिसको बंदरगाह भी कहते हैं, अथवा किसी अन्य प्रकार के शहर था। वस्तुतः कई ऐसे क्षेत्र जो होते हैं अनेक तरीके से होते हैं, कई जगह जो है सब कुछ एक जगह ही होते हैं। चलिए आइए थोड़ा सा मानचित्र देखते हैं। यहां पे पकड़िए जो मैं बोल रहा हूं, मध्य और दक्षिण भारत, ध्यान रखिएगा, मध्य और दक्षिण भारत पकड़ रहे हैं ना। दक्षिण भारत में व्यापार और शिल्पकारियों के उत्पादन के कुछ प्रमुख केंद्र जो हैं हुए थे किस टाइम में, मध्य के टाइम में, मध्यकालीन भारत में, और दक्षिण भारत में जो शिल्पकार कुछ हुए थे उनके बारे में। अब देखिए आपको क्या इसमें बताना है, हमें आपको बताइएगा। यहां पे देखिए ये सूरत है, ठीक है ना। सूरत कहां है आज के टाइम में, हिंदुस्तान के कौन से राज्य में है। हम्पी कौन से राज्य में ये बताना है। मुसोलिनीपट्टनम कौन से राज्य में ये बताना है। गोलकुंडा कहां है ये बताना है, और बीजापुर कहां है ये बताना है, और एक जो है मुर्शिदाबाद। ध्यान रखिएगा, यानी कि आपको क्या बताना, सूरत 1, बीजापुर 2, हम्पी 3, गोलकुंडा 4, मुसोलिनीपट्टनम 5। इन पांचों जगह में कौन से राज्य में है, बस ये मुझे कमेंट करके बताना। आपको लिख के नहीं बताना, कमेंट कीजिए। हमें दोस्तों एक बात मैं जरूर आपको बता दूं, मुझे थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आपका प्यार मिलता है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, और मैं आपको दिल से मानता हूं, आप भी एक्सेप्ट कीजिए। मुझे थैंक्स की कोई मतलब नहीं है। अगर कमेंट देना है तो मुझे ये बताइए क्या इससे सीखे या क्या परिवर्तन करना है इसमें, और जिससे और खूबसूरत बन सके, जिससे कि आपके दिमाग में अच्छे तरीके से समझ में आ सके, हमें वो कमेंट कीजिए। हमें थैंक्स वेलकम वाली कमेंट मत कीजिए। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कुछ सीखें तो वो बताइए। जो आप सीख रहे हैं, जैसा आपकी जिंदगी में कल था, कल से बेहतर अगर आज हुआ है तो क्या बेहतर हुआ है उसके बारे में लिखिए, ताकि लोगों को भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे। मुझे भी कमेंट करने पे बाध्य कर दीजिए कि मैं भी उस पर कमेंट कर सकूं। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते इतने अच्छे कमेंट लिखते कि ना चाहते हो भी, फिर भी मैं उन पे जो है अच्छे तरीके से कमेंट को करता हूं। मैं सबको करता हूं अच्छे तरीके से, लेकिन उनको स्पेशली करता हूं क्योंकि लिखी हुई बातें जो होती है ना, वो दिल में अंदर चली जाती है। तो बेहतर है प्लीज आप अपना एक्सपीरियंस बताइए तो मुझे अच्छा लगेगा। चलिए जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। अब आते हैं इसके प्रशासनिक केंद्र को बारे में देखते हैं। अध्याय 2 में आपने चोल वंश के बारे में पढ़ा। आइए अब हम आप इसकी कल्पना के घोड़े पर सवार होकर चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर, जैसा कि 1000 वर्ष पहले था, उसकी यात्रा पर चलते हैं। कहने का मतलब कि अध्याय 2 में मैंने चोल वंश के बारे में आपको पढ़ाया था अच्छे तरीके से, और आपके दिमाग में अभी भी रखा होगा। उसी की आपको कल्पना करना है, यानी कि कल्पना के घोड़े पर आपको मैं बैठाऊंगा, पीछे बैठाऊंगा, आगे मैं चलूंगा, और सवार होके चोल राजाओं की जो राजधानी तंजावुर था,
ध्यान रखिएगा, तंजावुर उसके जो है 1000 पहले जो थी वो यात्रा आपको अभी करवाऊंगा। अब जो है तंजावुर कौन से राज्य में है जरा मुझे कमेंट करके बताइए। जो चीज मैं कमेंट करके पूछता हूं ना, प्लीज उसका जवाब दीजिए। आपकी जिंदगी का बात है, आपके सपनों का बात है, आपके 65 साल की पूरी जिंदगी इसी पे टिकी हुई है। अगर यहां पे थोड़ी सी कंजूसी, थोड़ी सी आलस कर दिया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा, सारा खेल बिगड़ जाएगा। मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा, आप पीछे रह जाओगे, बाकी सोचना आपका है। मेरा तो वक्त गया। वर्ष में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास ही बहती थी। जो कावेरी नदी थी, जो कि सालों भर इसमें पानी आ रहती थी, बहती थी, ये सुंदर नगर के ही आसपास रहती थी। राजा राजराज, ध्यान रखिएगा, राजा राजराज चोल द्वारा निर्मित राजेश्वर मंदिर घंटियां बजती हुई सुनाई देती है। मतलब क्या, अब याद रखिएगा, जो राजेश्वर मंदिर है वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो राजा राज, ये चोल राज के द्वारा, ध्यान रखिएगा, चोलों के द्वारा बनाया गया है। और ये आप लिख लीजिए अच्छे तरीके से, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहां पे घंटियां बजते हुए, क्योंकि जिसके क्षेत्र में आ गए, शहर में आ गए, अगर वहां मंदिर है तो मंदिर में देखने सुनने में ये पता चल, क्योंकि कल्पना कर रहे हैं कि वहां घंटियां बज रही है। कौन से मंदिर में? राज राजेश्वर मंदिर में। किसने बनवाया था? तो चोल राजा राजा राजराज। बस इतना याद रखना है। लोग नगर के वास्तुकार, ध्यान रखिएगा, कुजर मल्लन, ध्यान रखिएगा, कुजर मल्लन राजराज पेरु थच्चन की वस्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते थे। हमें वस्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम को जो है मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया है। मंदिरों के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है, इसीलिए राजा की बात तो कर ही रहे, चोल राजा ने राजेश्वर मंदिर को राजराज ने बनवाया था। इसके साथ साथ में जो वस्तुकार थे, वस्तुकार के मतलब होता है जो इस मंदिर के निर्माण किए थे, उनका नाम था कुज्जर मल्लन। ध्यान रखिएगा, वस्तुकार थे कुज्जर मल्लम राजराज, और पेरुथच्चन की जो है वस्तुकला की प्रशंसा करते नहीं थकते हैं, इसीलिए क्योंकि मंदिर के ऊपर जो है इनका नाम उकेरा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, जब लोग मंदिर देखते हैं तो वो किसने बनवाया, अगर लिखा होता है तो वो चीज जो है, टेक्शन तो रहता ही रहता है, लेकिन जो लिखा होता है वो भी अच्छे तरीके से याद रहता है और उसको ऑलरेडी जो है पढ़ा जाता है और थकते नहीं है। अगर खूबसूरत इमारत बनी हुई है, खूबसूरत मंदिर बनी हुई है, तो लोग जो है इसकी प्रशंसा तो करते थकते भी नहीं है। और जो मंदिर है, मंदिर के आगे अंदर जो है वो शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल हैं, इनमें कई मंडप बने हुए हैं। राजा लोग इन मंडप के अपना दरबार लगाते हैं, मंडप में अपना दरबार लगाते हैं। चलिए, इस मंदिर में के अलावा जो है नगर में अनेक राजमहल हैं, इनमें कई मंडप बने हुए हैं। राजा लोग इन मंडप में अपना दरबार लगाते हैं और यहीं पे वे अपना अधीनस्थ के लिए जो है आदेश जारी करते हैं। नगर में सैन्य शिविर भी बने हैं। कहने का मतलब, यहां पे राजमहल बना हुआ है और इसी राजमहल में इसके कई जो है मंडप भी बने हुए हैं, जहां पे राजा जो है इसी मंडप के अंदर जो है अपना दरबार लगाते हैं और इसी के अधीनस्थ जो है अपने आदेश जो जारी करते हैं, लोग इसको मानते हैं। और साथ साथ में इसके अंदर जो है नगर में सैन्य शिविर भी बने हुए हैं, इसी नगर के अंदर सैन्य शिविर भी बने हुए जो कि इस नगर की जो है देखरेख करने के लिए रखे गए हैं। नगर उन बाजारों की हलचल से भरा हुआ है जहां पे अनाज, मसाले, कपड़ों, आभूषण की बिक्री हो रही है। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुआं, तालाबों से होती है। तंजावुर और उनके निकटतम नगर जो है उड़ैयू के जो है सलिए बुनकर मंदिरों के उत्सव के लिए झंडे, झंडियां जो है बनने में जो है कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के जो है बढ़िया से सूती वस्त्र के जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं। और यहां पे कुछ दूरी पर जो है स्वामी मलाई के स्थापित अथवा मूर्तिकार उत्तर कांस मूर्तियों तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे हैं। यहां पे कहने का मतलब ये कि नगर के उन जो बाजार है वहां पे हलचल भरा हुआ। आज भी अगर नगर में जाइए बाजारों में तो हर तरीके की चीजें वहां पे बिक रही है। कोई अनाज बेच रहा, कोई मसाला बेच रहा, कोई कपड़े बेच रहे, कोई आभूषण बेच रहे हैं, कोई जो है कुआं तालाब से जो है पानी की क्या करता है, जो उपयोग है उपयोग कर रहा, मतलब हर तरीके को। कोई कपड़ा बेच रहा, कोई बुनकर जो है कपड़े को बुन रहा है, कोई मोटी, मतलब हर तरीके की चीज जो है वहां पे है। साथ साथ में मूर्तिकार जो है उत्तम जो कांस है वो मूर्ति जो है लंबे सुंदर घंटी की धातु के दीप को बना रहा। मतलब हर आदमी अपने हर जो भी अलग अलग काम है उसमें क्या है, संलिप्त है।
नगर में देखते तो यही चीज आपको देखने के लिए मिलता है। मंदिर, नगर और तीर्थ केंद्र, इसको समझते हैं। मंदिर, नगर और तीर्थ केंद्र क्या है? तंजावुर एक मंदिर नगर का उदाहरण है। जितने भी मंदिर नगर हुए उसमें जो है तंजावुर भी एक आता है जो कि मंदिर नगर का उदाहरण माना जाता है। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण जो है प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया होती है। नगरीकरण जो होता है वो नगरों की जो है विकास धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता हुआ चल जाता है, वही नगर जो है नगरीकरण में परिवर्तित होते चला जाता है। मंदिर अक्सर समाज, अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। जो मंदिर होता है वो अक्सर क्या होता है, समाज और अर्थव्यवस्था दोनों में परिवर्तन करते हैं, दोनों का विकास करते हैं और दोनों की उन्नति करते हैं। आप भी आज भी देखते होंगे मंदिर जो है एक तरीके से क्या है, अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा साधन है। बहुत ऐसे मंदिर हैं आज भी हिंदुस्तान में, अगर देखा जाए तो जितने भी रईस करोड़पति अरबपति हुए हिंदुस्तान के टॉप में, उससे कई गुना ज्यादा पैसा जो है इस मंदिर में रखा पड़ा हुआ है आज भी। और उसका उपयोग जो है ब्राह्मणवादी जो भी इसके अंदर पूजा पाठ कराने वाले होते हैं वही इसका इस्तेमाल करते हैं। कहने का सीधा सा मतलब है कि मंदिर समाज के साथ साथ में है, अर्थव्यवस्था का भी भलाई करता है। इसके साथ साथ में विभिन्न देवी देवताओं की प्रति जो है अपनी भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर भी बनती है, और वे मंदिर भूमि अथवा धन अनुदान में देते हैं जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान होती है, विधि विधान संपन्न किए जाते हैं, तीर्थ यात्रियों तथा पुरोहित पंडितों को भोजन कराया जाता है और पर्वोत्सव मनाए जाते हैं। मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते हैं। कहने का मतलब जो भी लोग होते हैं वो क्या है, देवी देवताओं की मूर्ति बनाने के लिए मंदिर स्थापित करते हैं, उसके लिए जो है जमीन भी दान में दिए जाते हैं और इसी मंदिर से जो है कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान ये सब होना शुरू हो जाता है, जिनसे क्या है हमारी अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ने लगता है, अर्थव्यवस्था भी सुचारू रूप से चलने लगता है। लोगों का जो है, जो लोग बेरोजगार है उनकी भी आय का एक साधन बनता चला जाता है, और जो लोग कहीं न कहीं अंधविश्वास में फंसे हुए होते हैं वो दान भी जो है दबा के दिया करते हैं, भले उनको फायदा हो या ना हो। समझने की बस कोशिश कीजिए, यहां पे यही है मंदिर, नगर और तीर्थ केंद्र होता है। अब आते हैं कांसा, घंटी धातु और लुप्त मोम तकनीक। देखिए कांसा तो आप समझ में आ गया होगा, घंटा धातु भी समझ में आ गया होगा, लेकिन लुप्त मोम क्या है? लुप्त मोम का मतलब क्या होता है, मोम को जो है लेपित करके कोई भी आकृति बनाई जाती थी। सुनिएगा कहानी, मोम को जो लेपित करके कोई भी आकृति बना दी जाती थी और उसके ऊपर से जो है मिट्टी का लेप चढ़ा दिया जाता था मोम के ऊपर से। उसके बाद और कहीं कहीं जो छेद कर दिया जाता था, मिट्टी के अंदर जो कहीं कहीं छेद कर दिया जाता था, और फिर उसे जो है गर्म मतलब क्या, आग के हवाले जब किया जाता था तो क्या होता था, मिट्टी तो पकती थी लेकिन अंदर जो मोम रखा हुआ है वो जो है पिघलने लगता था और पिघल के इसी छेद के द्वारा जो है बाहर निकलना शुरू कर देता था। और एक टाइम ऐसा होता था बीच में पूरी तरीके से खाली पड़ जाता था। अब क्या करते थे, उसी छेद से जो है जो कांसा की मेटर होती थी, जो तत्व होता था, उसको जो है गला के उसी छेद के द्वारा अंदर डाला जाता था। उसके डालने के बाद में जैसी आकृति बनी होती थी उसी तरीके से बनता था। इसी को कहते थे लुप्त मोम की तकनीक। देखिए टेक्नोलॉजी कितना डेवलप था उस टाइम में भी। ये सब क्या है, अगर विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में अगर इतिहास में पूछेगा तो आप यहां से जवाब दे दीजिए ना। काहे के लिए ढूंढते हैं, कौन सा नोट्स बाजार में ढूंढ रहे हैं, कौन सी बुक ढूंढ रहे हैं, सारा खेल तो एनसीईआरटी में पड़ा हुआ है और फिर भी आप इधर उधर भागते हैं। कहने का मतलब है सारा भगवान आपके अंदर है, फिर भी मंदिर में घंटी बजाए हुए जा रहे हैं। कहानी तो यही है, यानी सब कुछ आपके एनसीईआरटी में है, किधर भी भागने की कोई जरूरत नहीं। अगर अच्छे से दिल से इसको जी लिए तो सारा खेल तमाशा जो है समाप्त हो जाएगा। जो 2 साल 3 साल 4 साल में आप मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज में समय व्यतीत कर रहे हैं, सारा खेल खत्म हो जाएगा और इतिहास आपका दोहरा दिया जाएगा नहीं, बल्कि इतिहास बदल जाएगा आपका। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। कांसा एक मिश्र धातु होती है जो तांबे और टीन के मेल से बनती है। कई बार, हजारों बार क्वेश्चन पूछा, हजारों बार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा है कि तांबे किससे बनती है, तो ध्यान रखिएगा। तांबा नहीं, कांसा किससे बनती है, तो तांबा और टीन दोनों को मिश्र करके बनाई जाती है कांसा। ध्यान रखिएगा, तांबे और टीन के मेल से बनती है कांसा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए आपके हैं क्वेश्चन है कि नहीं बुक में। घंटा धातु के रागे के अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता था और यह घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करती, किसी से अलग होता था। और इसमें जो है जब
आवाज लगाई जाती थी तो घंटी की तरह आवाज करती है। चोलकालीन कांस्य मूर्तियां जो होती है वो अध्याय 2 में देखे थे, लुप्त मोम की तकनीक से बनाई जाती थी। वो जो चोल के टाइम में कांस्य की मूर्तियां बनाई जाती थी वो किससे बनाई जाती थी? तो लुप्त मोम की तकनीक से बनाई जाती थी। और अभी हमने बताया था लुप्त मोम की तकनीक, एक बार फिर से बता दूं, मोम की तरह होती थी, उसको मोम की तरह डिजाइन दिया जाता था, उसके ऊपर जो है मिट्टी का लेप चढ़ा दिया जाता था और कहीं कहीं छेद कर दिया जाता था मिट्टी में, जिससे जब गर्म की जाती है थी, इसी जो बनाई जाती थी मूर्तियां, इसको गर्म की जाती थी यानी आग के हवाले किया जाता था तो मोम पिघल के इसी छेद के द्वारा बाहर निकल जाता था और इसी छेद के अंदर जो है जो कांसा है उसी को जो है लिक्विड को उसके अंदर डाला जाता था और कांच जो है ये मूर्तियां जो है कांसे की मूर्तियां में परिवर्तित हो जाती थी। यही थी तकनीक। क्लियर हो गया होगा? अब कभी नहीं आप भूलिएगा, मुझे पक्का विश्वास है। अब थोड़ा सा यहां से समझते हैं। मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार और साहूकार में लगाते थे। सनई समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उनके दर्शनार्थियों एवं तीर्थ यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते थे और इस प्रकार मंदिर नगरों के विकास हुआ और इस रीति से मंदिर के चारों ओर अनेक नगरों का जो है आविर्भाव हुआ। जैसे मध्य प्रदेश में जो है भील स्वामिनी यानी कि भीलस या कहें तो विदिशा में, गुजरात में सोमनाथ तथा अन्य महत्वपूर्ण मंदिर तमिलनाडु में कांचीपुरम और मदुरई और आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर यहां पे निर्माण हुआ। कहने का सीधा सा मतलब हुआ कि मंदिर के जो कर्ता धर्ता होते थे, जो करने वाले होते थे मंदिर का, वो धन जो है व्यापार एवं साहूकार में ये लगा देते थे और समय समय पे बड़ी संख्या में पुरोहित हो, पुजारी हो, कामगार हो, व्यापारी हो, ये सब जो है दर्शनार्थी और तीर्थयात्री की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मंदिर के आसपास ही बस जाते थे, जिससे कि आसानी से लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति किया जा सके। आज भी देखते होंगे जो भी मंदिर है आसपास में ही क्या है, बहुत सारी दुकानें जो है पूजा पाठ के लिए जो है वहां पे खोल दी जाती है। या फिर डॉक्टर भी एक तरीके से अभी एग्जाम्पल ले सकते हैं, डॉक्टर है उसी के आसपास जो है मेडिसिन की दुकान खोल दी जाती है और वो मेडिसिन उसी के पास मिलेगा, बाकी कहीं भी नहीं मिलेगा। सेम कंडीशन आज भी वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और यही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा होगा अभ्यास प्रश्न में, आपको याद होगा तो दिमाग में आ गया होगा, यहीं से उसका आंसर निकला है। अब तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित होते गए। वृंदावन जो कि उत्तर प्रदेश में, याद रखिए कई लोगों को तो पता भी नहीं कि वृंदावन उत्तर प्रदेश में है मध्य प्रदेश में है, यही कंफ्यूजन में लोगों का रह जाता है कि उत्तर प्रदेश में है भी कि नहीं। तो याद रखिएगा वृंदावन जो है उत्तर प्रदेश में है। तिरुवन्नमलाई जो है ये कहां पे है? तमिलनाडु जैसे नगरों में दो उदाहरण हैं। अजमेर राजस्थान 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था अजमेर और आगे चलकर मुगलों का शासन में वह सूबा जो है मुख्यालय बन गया। जब मुगलों का शासन आ गया तो यही सूबा, यही क्षेत्र जो है वो मुख्यालय बन गया। यह नगर धार्मिक सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता। कहने का मतलब तीर्थ स्थान में धीरे धीरे रूप में विकसित होता शुरू हो गया था। जैसे वृंदावन को दे लीजिए, तिरुवन्नमलई जो कि तमिलनाडु में है, ऐसे नगरों जो दो उदाहरण हैं हमारे पास में, धीरे धीरे जो है मंदिर के रूप में तीर्थ स्थान भी जो है नगरों के साथ में विकसित होना शुरू हो गए। और इसी के टाइम में अजमेर में 12वीं शताब्दी में जो चौहान राजा हुए थे उनकी यहां पे राजधानी थी और आगे चल के जब मुगलों का शासन शुरू हुआ हिंदुस्तान में तो इसी सूबा को, इसी क्षेत्र को जो है मुख्यालय बना दिया गया और नगर का जो धार्मिक सह अस्तित्व है इसकी उत्कृष्ट उदाहरण जो है यहां से प्रस्तुत करने को देखा जाता है। प्रसिद्ध सूफी संत यानी कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती यहां के 12वीं शताब्दी में बस गए थे और इनके दर्शनार्थी और श्रद्धालु भी पंथ मतों में हुआ करते थे। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है जहां पे प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री यहां पे आते जा रहे हैं। आज भी देखिएगा तो लोग जो है अपनी मनोकामना को मांगते हैं, अगर उनकी पूर्ति हो जाती है तो सीधे ये लोग कहां पे चले जाते हैं, जो है संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो कि ऑलरेडी कहां पे है, जयपुर में स्थित है। वहां पे लोग अपनी मन्नत पूरा होने के बाद में या अपनी विजय हो जाती किसी पार्टी को तो सीधा वहीं पे चढ़ावा चढ़ाने चले जाते हैं और यहीं पे जो है पंथों और मतों पर हुआ करते थे। और यहीं पे अजमेर के पास में जो है पुष्कर सरोवर है, एक सरोवर है जिसका नाम है पुष्कर, जो कि अजमेर यानी राजस्थान में है, जो कि प्राचीन काल से तीर्थ स्थल यहां पे बने हुए हैं। अब आते हैं छोटे नगरों का संजाल। छोटे नगरों का संजाल क्या है? 8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप के अनेक छोटे छोटे नगरों का जो है संजाल सा बिछने लगा था। संभवतः इनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांवों में हुआ था।
इनके आमतौर पर जो है मंडपिका, ध्यान रखिएगा, मंडपिका बाद में जिसे मंडी कहा जाने लगा होती थी, जो कि आसपास गांव वाले जो है उपज बेचने के लिए लाते थे। अब समझ में आ रहा है, जो मंडी आप जानते हैं कहां से शुरू हुआ है। अब प्राचीन काल से आपको समझा रहे हैं तो पूरे बेहतरीन तरीके से दिमाग में जा रहा होगा। यहां आसपास गांव वाले अपनी उपज को बेचते थे। इसमें ऐसी गलियां, ऐसी दुकान, ऐसी बाजार, ऐसी हट इसे कहा जाने लगा आगे चल के। और कहा जाता है इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगर, शिल्पकार जैसे कुम्हार, तेलियां, शक्कर बनाने वाले, ताड़ी बनाने वाले, सुनार, लोहार, पत्थर तोड़ने वाले आदि लोग अलग अलग बाजार होता था। और कुछ व्यापारी नगर जो है अस्थायी रूप से बसकर यहां कारोबार करते थे, जबकि कुछ अन्य व्यापारी जो है नगर नगर घूमकर जो है क्रय विक्रय किया करते थे। आसपास के दूर दराज व्यापारी और अन्य नगरों के स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के उपज जैसे कि घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान सुपारी, काली मिर्च जैसे मसालों को बेचने के लिए आते थे। कहने का मतलब जो आज मंडी आप देखते हैं ना, ये पहले जो है मंडीपिका कहा जाता था। पहले ध्यान रखिएगा, मंडीपिका, और बाद में ये मंडी कहलाने लगा। यहां पे क्या होता था, जो भी किसान होते थे अनाज, वो सारे के सारे इस मंडी में लाके बेचते थे। एक ही जगह जो है उनका सही तरीके से कीमत मिल जाता था। और आज भी मंडी प्रचलित है। आज भी आप कहीं गांव चले जाइए, कहीं शहर चले जाइए, तो हर चीज का एक क्षेत्र होता है। जैसे अगर फोर्ड कीजिए, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है तो वहां पे देखिएगा पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की है। कोई दवा दुकान है तो वहां पूरी तरीके से दवा का ही दुकान बना हुआ है। कोई लोहे की दुकान है तो वहां पूरी तरीके से लोहे की दुकान ही बना हुआ। मतलब क्या है, एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो उसी चीज की दुकान भरी पड़ी हुई। किताब की है तो किताब की दुकान पड़ी हुई है। आज भी वो चीज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें यही कहा गया है। अब और बहुत सारे ऐसे व्यापारी होते थे जिनकी स्थिति खराब होती थी, जैसे आज भी है, जो क्या करते थे, घूम घूम कर अपनी वस्तुओं को क्या करते थे, बेचा करते थे, जिनसे उनका भी भरण पोषण हो जाए। जो कि आज भी आप देखते हैं अलग तरीके से, या तो वो अपने आवाज को या फिर टेक्नोलॉजी का भी यूज कर देते हैं। आजकल लाउड स्पीकर का यूज कर देते हैं और उसी से बजा के आगे की ओर जो है उसको सामान को बेचते हैं, जिससे लोगों को वहां पे लोग को अट्रैक्ट करते हुए चले आते हैं। यही आप देख रहे हैं, अतीत में इस तरीके का बाजार हुआ करता था, घर हुआ करता था। थोड़ा सा देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट है, आमतौर पर कोई सामंत यानी कि परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में या इनके आसपास किले बंद करके महल बना लेता था। ऐसे सामंत व्यापारियों, शिल्पकारों तथा उनके व्यापार की वस्तुएं पर कर लगाते थे और कभी कभी इन करों का संग्रह कर कर अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर दिए देते थे, जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा धनाढ्य व्यापारियों के द्वारा कराया गया होता है। ऐसे अधिकार का उल्लेख अभिलेखों में किया गया, जो कि आज भी पाएगा। कहने का मतलब आमतौर पर क्या होता था, कभी कभी जो सामंत होते थे, मैं हर बार बोला और अब भी लास्ट बार बोला, सामंत का मतलब क्या होता था, जिनके पास में अधिक जमीन जायदाद होते थे उसी को सामंत कहते थे। यानी कहने का मतलब एक तरीके से जिसको जमींदार है वही सामंत होता था, जो अमीर होता था, रईस होता था। उस टाइम में क्या होता था, जहां पे किलेबंदी होती थी वहीं पे अपना महल बना लेता था और इसके बदले में उन्हें कर देना होता था। और इसी कर को आगे चलने के बाद जो होता था वो मंदिरों को दे दिया जाता था कि आप इसी में प्रदान करते जाएं। बाजारों पे कर, ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। यह राजस्थान में प्राप्त एक 10वीं शताब्दी के अभिलेख का सारांश है। सारांश से ही पता चलता अभिलेखों से। इसमें जो है शुल्क दिए गए, जो मंदिर जो है प्राधिकारियों द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूल किए जा सकते हैं। शक्कर, गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल, तेल, कपड़ों पर ये सब लगाए जाते थे। इसके अलावा जो भी है ये चीज आप देख ही रहे होंगे, आसानी से इसमें कुछ भी बताने की जरूरत ही नहीं है। अब आते हैं बड़े और छोटे व्यापारी क्या थे, इसको समझते हैं। व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे। इसमें जो है बंजारे लोग भी शामिल हुआ करते थे। कई व्यापारी, विशेष रूप से घोड़े के व्यापारी, अनेक संघ बनाते थे जिनका एक मुखिया होता था। ध्यान रखिएगा, उनका एक मुखिया होता था और वह मुखिया उनकी ओर से जो है घोड़ा खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। वही कई व्यापारी होते थे जो बंजारे टाइप के होते थे, एक जगह से दूसरी जगह अपने व्यापार करते थे। तो घोड़े का व्यापारी जो हुआ करता था उसका एक जो है मुखिया हुआ करता था और यही मुखिया जो है किसी भी राजे से बात करता था घोड़े के बारे में और खरीद बिक्री के लिए जो है इच्छुक योद्धाओं से ये बातचीत करते थे। चूंकि व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, बहुत राज्य और जंगलों से, इसलिए वे आमतौर पर काफिला बनाकर एक साथ ही यात्रा करते थे, जिससे क्या किसी तरीके का अनहोनी ना घट जाए, इसलिए काफिला बना के चलते थे। अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ यानी कि गिल्ड बनाते थे और दक्षिण भारत
दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे जिनके सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामन और नाना देशी थे। और ये व्यापारी संघ जो है प्रायद्वीपीय के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ दूर दूर तक व्यापार करते थे। कहने का मतलब 8वीं शताब्दी और जो परवर्ती काल थे अनेक ऐसे संघ थे जिनमें सबसे प्रसिद्ध जो है मणिग्रामम, ध्यान रखिएगा, मणिग्रामम और नाना देशी, ये व्यापारी संघ जो है प्रायद्वीपीय के भीतर ही दक्षिण पूर्व एशिया में जो है दूर दूर तक ये लोग व्यापार करते थे। इनके अलावा चेटियार, मारवाड़ी ओशल जैसे समुदाय भी होते थे जो दूर दूर तक व्यापार करते थे। गुजराती व्यापारी, हिंदू बनिया, मुस्लिम बोहरा आदि समुदाय भी होते थे जो दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाहों और फारस खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन से व्यापार करते थे और इन पत्तनों में कपड़े मसाले बेचते थे। इन्हीं पत्तों में जो है ये लोग व्यापार जो करते थे वो कपड़े मसाले को बेचा करते थे। अफ्रीका से सोना, हाथी दांत और दक्षिण पूर्व एशिया से चीन के ध्यान रखिएगा, चीन से मसाले, टीन, मिट्टी के नीले बर्तन, चांदी को लाया करते थे। ये लोग व्यापार करते थे और जो जरूरत की वस्तु होती थी एक दूसरे देशों के साथ में आदान प्रदान करते थे। पश्चिमी तट के नगर में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई जो है बसाए गए थे। कौन कौन, ध्यान रखिएगा, अरबी, फारसी, चीनी, अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी, सीरियाई ईसाई जो है बसाए गए थे। लाल सागर के बंदरगाह में बेचने जाने वाले भारतीय मसाले, कपड़े इतालवी व्यापारी द्वारा खरीदे जाते थे। इतालवी व्यापारी जो होते थे वही लाल सागर के बंदरगाहों में जो है बेचे जाने वाले भारतीय जो चीज़ें होती थी, मसाले, इसको ये खरीदते थे और इनसे इन्हें बहुत लाभ होता था। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले जो कि काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ, ये सब जो होते थे ये मसाले होते थे। यूरोपीय व्यंजनों महत्वपूर्ण अंग बन गए थे। यूरोपीय जो व्यंजन बनाए जाते थे उनमें इन मसालों का जो है महत्वपूर्ण अंग बन गए थे। भारतीय सूती कपड़ा बहुत ही लुभावना होता था, बड़ा ही अट्रैक्टिव होता था और ये चीज़ें ही यूरोपीय व्यापारियों को भारत की ओर खींच लाई थी। और समय के साथ साथ व्यापार और नगरों के रूप में किस प्रकार बदला, इसके बारे में शीघ्र जो है हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा इसको देख लीजिए। काबुल क्या था? काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के लिए जो है 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बन गया था। 16वीं शताब्दी में काबुल और कंधार सुप्रसिद्ध रेशम जो मार्ग था इससे जुड़ गया था। काबुल, कंधार, साथ ही घोड़े के व्यापारी भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होते हुए आते थे। 17वीं शताब्दी में हीरे का एक सौदागर जो बेम्पिस्टे टेरविनियर का अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़े का व्यापारी प्रति वर्ष 30,000 रुपये का होता था। प्रति वर्ष 30,000 रुपये का फायदा होता था, जो उन दिनों में से एक भारी भरकम समझी जाती थी। काबुल से मेवे, खजूर, गलीचे, रेशम कपड़े, ताजे फल ऊंटों पे लाद कर लाए जाते थे और उपमहाद्वीप तथा अन्य भागों में बेचे जाते थे। इसके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे। देखिए ये चीज़ जो पढ़ रहे हैं इससे क्या आपको समझ में आ रहा, उस टाइम का किस तरीके से व्यापार वाणिज्य होता था, वो चीज़ पूरा इमेज दिमाग के अंदर बन रहा होगा और इंटरेस्ट लग रहा होगा कि उस टाइम में कैसा होता होगा, कैसे व्यापार किया जाता था। आज तो टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई जो कि मतलब घंटों का काम मिनटों में हो जाता है और मिनटों का काम सेकेंड में हो जाता है टेक्नोलॉजी के बदौलत। लेकिन टेक्नोलॉजी जिस समय नहीं थी उस समय क्या थी, यही स्थिति थी। आज भी अगर टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होती तो शायद आज भी स्थिति यही आपको देखने के लिए मिलती थी। चलिए आते हैं नगरों में शिल्प, ये क्या है इसको समझते हैं। बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जुराई का काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया था। शिल्प का नाम बीदरी पड़ गया था। पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय जिसमें सोनार, कोशरे, लोहार, राजमिस्त्री, बढ़ई शामिल होते थे, मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। इसके अलावा राजमहल में बड़े बड़े भवनों, तालाबों, जलाशय का निर्माण भी करवाया जाता था जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। इस प्रकार सालियार या फिर कहें तो केकोलार जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए थे और वे मंदिरों में भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कपास को साफ करना, काटना, रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गया था जिनके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो बीदर के शिल्पकार तांबे और चांदी को इस तरीके से जराई का काम करते थे ना कि इनका शिल्प का नाम ही बीदर शिल्प पड़ गया था। ये शिल्पकार थे लेकिन इस तरीके से ये बनाते थे, इस तरीके से शिल्पकारी करते, इस तरीके से उसमें कला भरते थे कि इनका
जो है नाम के ही आगे जो है शिल्पकार बन गया बीदर समकर। और ये विश्वकर्मा समुदाय के थे, जिसके अंदर जो है सोनार भी आते थे, केसर भी आते थे, लोहार भी, राजमिस्त्री भी, बढ़ई भी आते थे। और इनमें जो है राजमहलों को बनाने के लिए बड़े बड़े भवनों, तालाबों, जलाशय में भी महत्वपूर्ण भूमिका ये लोग निभाते थे। ये लोग के पास में अगर अधिक पैसा होता था तो ये लोग जो है बहुत भारी भरकम दान भी दिया करते थे। बस इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए, पीतल के इस मोमबत्ती दान का एक काला आवरण है, इसको देख लीजिए, यही है। चलिए, शहरों के बदलते भाग, अब किस तरीके से शहर बदलता, इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए। शहरों के बदलते हुए भाग, ये क्या है, इसको पकड़ते हैं। कई शताब्दी के लंबे समय से अहमदाबाद जैसे कुछ नगर बड़े व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हो गए, लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार तथा महत्वपूर्ण दृष्टि से सिकुड़ गए थे। एक तरफ बढ़े गुजरात में, अहमदाबाद में, तो दूसरी तरफ तंजावुर में स्थिति जो है सिकुड़ने लगी, यानी कम होने लगी। इसी काल में पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद, याद कीजिए हमने आपको बताया था कि पलासी की नदी कौन सी नदी के तट पे हुआ था, तो भागीरथी नदी, और आप लोग हमेशा गलत कर देते हैं। अब देखिए यहीं से समझ में आएगा, पश्चिम बंगाल में ही भागीरथी नदी के तट पे, कहां पे है, तो पश्चिम बंगाल में है। यहां पे स्थित मुर्शिदाबाद, याद रखिएगा, पश्चिमी रेशम वस्त्रों के केंद्र के रूप में उभरा था। मुर्शिदाबाद भी भागीरथी नदी तट पर ही है, लेकिन आपको क्या बताया जाता है, पलासी का युद्ध, क्योंकि पलासी का युद्ध इंपॉर्टेंट था, इसीलिए पूछा जाता है, उभरा था। 1704 में बंगाल की राजधानी बनी थी, ध्यान रखिएगा, वह 1704 में जो है बंगाल की राजधानी बनी थी मुर्शिदाबाद। लेकिन इसी शताब्दी के दौरान इसका सितारा डूब गया, क्योंकि वहां पे बुनकर इंग्लैंड को मील में बनकर आए थे, सस्ते कपड़े का प्रतियोगिता भी टिक न सकी। और धीरे धीरे जैसे जैसे यूरोपीय अंग्रेज आने लगे, वहां पे जो है स्थिति जो है ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई, और फिर सिचुएशन हाथ से स्थिति खराब होते चली गई। अब आते थोड़ा सा समझते हैं हम्पी, मुसोलीपट्टनम, सूरत, नजदीकी का एक नजर, इसको थोड़ा सा समझते हैं। हम्पी एक क्या है, वास्तुकला का सौंदर्य है। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन प्रोड्यूसर पूछा, कई बार, हम्पी क्या है, तो वास्तुकला का एक सौंदर्य है। हम्पी नगर कृष्णा तुंगभद्रा नदियों की घाटी पर ही स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। हम्पी नगर जो है ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के घाटी पर ही स्थित है, और यह नगर 1336 ईस्वी में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल है, सॉरी। हम्पी के शानदार खंडहरों से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। जो उस शहर की किलेबंदी हुई थी वो बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया था, और किले की दीवारों का निर्माण कहीं भी जो है गाढ़े चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाली मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था, और शिलाखंड के आपस में फंसाकर गूथा गया था। और आपस में क्या है, एक दूसरे को फंसाकर जो है ये गूथा गया था। कहीं भी जो एक तरीके से कहते हैं ना कि सीमेंट का मतलब क्या, मसाले का उपयोग नहीं किया गया था सीमेंट का, उसी तरीके से उस टाइम में किसी भी तरीके एक दूसरे से फंसा दिया गया था, जिससे गिरने की चांस ना हो सके। एक किलाबंद नगर, इसको थोड़ा सा समझते। एक पुर्तगाली यात्री जो कि डोमिंगो, पेज 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन इस प्रकार करता है। जो हम्पी नगर था उसका वर्णन, गोवा में आने वाले जिस प्रवेश द्वार से गुजरते हैं, इस द्वार के भीतर राजा एक अत्यंत सुदृढ़ प्राचीरबद्ध नगर बसा रखा था, जो दीवारों पे बुर्जों को सुरक्षित है। और ये दीवारें नगर के दीवारों जैसी ही नहीं है, बल्कि बहुत मजबूत राजगीरों का ऐसा नमूना है जो अन्य भागों में बहुत कम देखने को मिलता है। और इसके भीतर उस रीति में बनाए गए भवनों के अत्यंत सुंदर कतारें हैं, जिसकी जो है छतें पूरी तरीके से सपाट और चपटी पड़ी हुई है। क्लियर? चलिए, हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी, एक अलग तरीके की थी। यहां के शाही भवनों में जो है भव्य मेहराब और गुंबद थे। वहां पे स्तंभों वाले कई विशाल पक्ष थे, जिनमें मूर्तियों को रखने के आले बने हुए थे। और यहां सुनियोजित बाग बगीचे भी थी, जिनमें कमल और टोंडों की आकृति वाली मूर्ति कला के नमूने थे। 15वीं 16वीं शताब्दी में अपने जो है समृद्ध काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के गुंजायमान रहता था। और उन दिनों हम्पी के बाजारों में मुस्लिमों सौदागर, चेट्टियों, पुर्तगालियों और यूरोपीय व्यापारी का एजेंट जो है जमघट लगा होता था हम्पी में।
कहने का मतलब यहाँ पे जो है अगर देखा जाए तो इनका भवन जो होता था भव्य मेहराब और गुंबद से बने हुए होते थे, और यहाँ पे जो स्तंभ होते थे कई विशाल कक्ष होते थे, स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष इसमें बने होते थे जिसमें मूर्तियां रखने के आले बने होते, जहाँ पे क्या आसानी से यहाँ पे मूर्तियां आले एक तरीके आज भी आप देखेंगे ना तो मंदिर के अंदर ही एक तरीके से बना दिया जाता था जगह जहाँ पे मूर्तियों को स्थापित किया जा सके। ये उस टाइम में भी होता था और आज भी होता था। कई कई जगह पे बाग बगीचे भी थे जहाँ पे कमल और टोंडों की आकृति वाली मूर्ति कला के नमूने भी रहते थे। अगर 15वीं 16वीं शताब्दी में अगर चले आइए, 15वीं का मतलब क्या हुआ 1400 से लेकर 1499 और 16वीं का मतलब हुआ 1500 से 1599 तक का टाइमिंग। कई बार मैंने बोल चुका हूं ताकि दिमाग में याद रहे। ये जो था समृद्धशाली हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से था। यहाँ पे जो है उस टाइम में गुंजयमान रहते थे। उस टाइम में जो है सौदागर होते थे, मुस्लिम सौदागर, चट्टियाँ हुआ करते थे, पुर्तगाली हुआ करते थे, यूरोपीय व्यापारी का एजेंट जो है यहाँ पे जमघट बना होता था क्योंकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा फायदा होते थे, तो ये लोग जो है यहाँ पे व्यापार वाणिज्य जो है करते थे। मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे। मंदिर जो है सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे और देवदासियां विरूपाक्ष यानी कि शिव मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा राजा और प्रजाजनों के समक्ष जो है नृत्य किया करती थी। महानवमी पर्व जो आज दक्षिण में नवरात्रा पर्व कहलाती है, उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व जो है माना जाता था। पुरातत्वविदों उस महानवमी मंच की खोज निकाला जहां पे राजा अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार करता था। कहने का मतलब है कि सांस्कृतिक गतिविधियों से भी परिपूर्ण थी हम्पी। उस टाइम में क्या होता था, जो भी यहाँ पे गतिविधियाँ होती थी, जो भी देवियों की प्रतिमा राजा के प्रजनन यहाँ पे जो है समकक्ष नृत्य किया करती थी। महानवमी जो कि दक्षिण में ये पर्व होता था, जो आज यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसको कहते थे नवरात्रि। नवरात्रि का पर्व को ही हम जो है महानवमी का पर्व कहते थे, जो कि अत्यंत ही धूमधाम से यहाँ पे मनाया जाता था और राजा जो है अपने अतिथि का सत्कार किया करता था। अधीनस्थ व्यक्ति के नज़ारे जो नजराने होते थे वो उपहार लिया करता था। वहीं विराजमान होकर राजा नृत्य, संगीत और मल्ल युद्ध कार्यक्रम भी देखा करता था और राजा जो है जो लोग भी होते थे वो नजराने के रूप में जो है उपहार लिया करता था राजा उससे, और विराजमान होकर सब लोग साथ में मिलकर बैठकर जो है नृत्य, संगीत और मल्ल युद्ध जो जानवरों का युद्ध होता था उसी मल्ल युद्ध कहा जाता था। एक दूसरे से युद्ध जो होता था उसी का जो है ये आनंद लिया करते थे। 1565 में दक्कनी सुल्तान गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों जो है विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया था। अब ये पॉइंट जो है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 1565 ध्यान रखिएगा, 1565 में दक्कन सुल्तान गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथ जो है विजयनगर पराजय के बाद में, जैसे विजयनगर का समाप्त होता पराजय हो जाता है, उसी तरीके से उसी टाइम में जो है हम्पी का विनाश हो जाता है 1565 में। तो हम लोग ने पूरी तरीके से देखा हम्पी क्या था, अच्छे तरीके से समझे। अब जो है सूरत को देखते हैं। पश्चिम का प्रवेश द्वार माना जाता था सूरत को, इसको थोड़ा समझते हैं। सूरत मुगल काल में केम्बे यानी कि आज के खंभात की खाड़ी है और कुछ समय के बाद में अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात के पश्चिम व्यापार के वाणिज्यिक केंद्र बन गया। सूरत यानी कि ओरमुज की खाड़ी से होकर पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करने का मुख्य द्वार था। सूरत को मक्का का जो है प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था। ध्यान रखिएगा मक्का का, क्योंकि बहुत से हज यात्री जो है जहाज से यहीं से रवाना हुआ करते थे, इसलिए मक्का का जो है प्रस्थान कहा जाता था। ये सूरत जो है उस टाइम में जो है बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो गया था। यहीं पे जो है यहाँ पे व्यापार वाणिज्य भी खूब चलता था। पश्चिम एशिया का व्यापार करने के लिए जो है मुख्य द्वार था, ये जो है मुख्य द्वार इसको बनाया जाता था, जहाँ पे मक्का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था, क्योंकि मक्का के लिए हज यात्री जो जाते थे शुरुआत यहीं से करते थे। अब सूरत एक सर्वदेशीय नगर था जहां सभी जातियों और धर्मों के लोग यहां पे रहते थे। सूरत में सभी जाति और धर्म के लोग यहां पे निवास करते थे और वहां पे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज कारखाना और माल गोदाम भी हुआ करते थे। यहीं पे पुर्तगालियों का भी, डचों का भी और अंग्रेजों का जो है ये माल रखने का गोदाम हुआ करते थे, जहां पे अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन, याद रखिए, थोड़ा सा ध्यान रखना, याद नहीं रखना, ध्यान रखना, ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है, किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 से
जहाज बंदरगाह पर लंगर डालकर खड़े देखे जा सकते हैं। मतलब क्या उस टाइम में 100 से अधिक जो है लंगर डाल के वहां पे निवास करते थे सूरत बंदरगाह पर, इतना व्यस्तम था। आप अंदाजा आप लगा सकते हैं इस टाइम में। सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थी जो सूती कपड़ा थोक फुटकर कीमतों पर बेची जाती थी। सूरत के वस्त्र जो है सुनहरे गोटे किनारेदार के लिए प्रसिद्ध होते थे और इसके जो है पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप में बाजार में उपलब्ध होते थे। यहां आने वाले अनेक आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए अनेक विश्राम गृह भी बना के रखे गए थे और वहां भव्य भवन, अनोखे मनोरंजक स्थल। सूरत में कठियावाड़ सेठों तथा महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकार कंपनियां थी। उल्लेखनीय है कि सूरत की जारी की गई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र एवं काहिरा, इराक में बशार और बेल्जियम में एंटवर्ट बाजार की मान्यता भी। कहने का मतलब सूरत में हर तरीके का सुविधा वहां पे प्रदान किया गया था। विश्राम गृह भी बनाया गया था, मनोरंजन का केंद्र भी बनाया गया था, व्यापार वाणिज्य करने के लिए एक तरीके से जो है यहां पे पतन भी बना दिया गया था कि आसानी से आप व्यापार वाणिज्य कर सकते हैं। यानी कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो सर्वगुण संपन्न सूरत में जो चीज जरूरत थी लोगों की, वो सारी चीज का यहां पे निर्माण करवाया गया था। थोड़ा सा हुंडी को देख लेते हैं। हुंडी क्या था? यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज होती थी। एक दस्तावेज होता था जहां पे व्यक्ति जो है यहां पे क्या करवाई जाती थी, यहां पे रकम जो है जमा करवाई जाती थी। ध्यान रखना इस बात को, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा रखी जाती थी राशि को ही हम क्या कहते हैं? हुंडी कहते थे। अब थोड़ा सा यहां पे थोड़ा सा देख लेते हैं। पुर्तगालियों के द्वारा जो है समुद्री मार्ग पर नियंत्रण और बंबई के प्रतिस्पर्धा, जहां 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था। आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र हो गया था। अब इसी को देख के अंग्रेज जो है सबसे पहली कोठी कहां खोला था, पहली व्यापारिक केंद्र कहां खोला था, पहली मुख्यालय कहां बनाया था, तो सब कुछ इक्वल ही होता, ये सूरत में ही खोला गया था। अब आपको समझ में आ रहा था ना, आ रहा होगा भी कि क्यों सूरत में स्थापित किया गया था, क्यों पुर्तगाली भी सूरत को ही सबसे पहले टारगेट रखे, क्यों फ्रांसीसी भी पुर्तगाल जो है सूरत को ही पहला जो है केंद्र रखा गया था। कहीं ना कहीं सूरत उस टाइम में पहले से ही डेवलप हो चुका था। अब आप जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। देख रहे हैं ना कैसे कनेक्टेड है। अगर एक सिलसिलेवार तरीके से एक दूसरे को स्टेप बाय स्टेप जोड़ जोड़ के अगर पढ़ लीजिए ना, तो लाइफ टाइम के लिए पढ़ने के लिए छुट्टी हो जाएगी। बस दिमाग को लगाइए, शब्दों का खेल खेलिए और रिजल्ट लेके अपने घर चले जाइए। प्रॉब्लम होता है हमें सही तरीके से कोई पढ़ाने वाला नहीं होता है, और सच बात तो कुछ हमारी भी गलती होती है कि हम पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। आज ही जितने लोग हैं क्या एनसीईआरटी को पढ़ना पसंद करते हैं? नहीं करते हैं। पहले जितना लोग देख रहे थे अब क्यों नहीं देख रहे हैं, जबकि मैं पहले से और बेहतर बना रहा हूं और दिल से पढ़ा रहा हूं, फिर भी क्यों नहीं देखते हैं? क्यों? क्योंकि बोर्डिंग है। जहां बोर्डिंग है वहीं रिजल्ट है। जहां मजा है वहां से लौट के घर जाने की तैयारी कर लीजिए, वहां रिजल्ट है ही नहीं है। आप खामखा अंधविश्वास में वहां रिजल्ट आप ढूंढ रहे हैं, वहां नहीं मिलने वाला। खैर चलिए, जो लोग समझदार हैं समझ रहे होंगे, जिनको जरूरत है वो मांगते भी हैं, कमेंट भी करते हैं। जोखिम भरा दौर मुसोलिनीपट्टनम के लिए चुनौतियां हो गई। अब कैसी चुनौती हुई उसको समझते हैं। मुसोलिनीपट्टनम या कहें तो मछलीपट्टनम नगर जो है कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मुसोलिनीपट्टनम या फिर मछलीपट्टनम दोनों इक्वल है, ये कौन सी नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर है। 17वीं शताब्दी में भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियां का यह नगर था। 17वीं शताब्दी का मतलब 1600 से लेके 1699 तक, इसी को कहते हैं। इस टाइम में भिन्न भिन्न प्रकार की यहां पे गतिविधियां मुसोलिनीपट्टनम में हुआ करती थी। आपको मैंने कमेंट में बोला, पूछा, मतलब आपसे पूछा कि मुसोलिनीपट्टनम जो है कौन से राज्य में, हमें बताइएगा। और अभी भी फिर से बता रहा हूं, क्या जरूर बताइएगा। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देश की ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुसोलिनीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया था। कौन कौन? तो ध्यान रखिएगा, हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों के दोनों जो है मुसोलिनीपट्टनम पर नियंत्रण करने की जो है एक दौड़ चली थी, एक तरीके से कि भाई किसी भी हालत में जो है इस पर नियंत्रण किया जा सके, क्योंकि जब तक वह आंध्र तट पर सबसे महत्वपूर्ण पतन बना दिया गया था। अब आपको समझ में आ गया होगा, आंध्र का मतलब आंध्र प्रदेश में मुसोलिनीपट्टनम, क्लियर हो गया। अब मुसोलिनीपट्टनम का किला जो है हॉलैंड वासियों ने ही बनाया था। याद रखिएगा, मुसोलिनीपट्टनम में जो किला है वो किसने बनाया था? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको बताना होगा हॉलैंड वासी, और यहां पर बताएगा इंग्लैंड वासी भी, ध्यान रखिएगा, डच वासी भी बताएगा, इतना ही नहीं पुर्तगाली भी बताएगा, और इतना ही नहीं फ्रांसीसी भी बताएगा ऑप्शन में, और इनमें से कोई भी नहीं दे देगा। तो याद रखिएगा हॉलैंड वासी। मछुआरा का एक गरीब नगर, इसको थोड़ा सा एक नजर देख लेते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गुमशते
यानी विलियम बेथवर्ल्ड ने 1620 में इन शब्दों में मुसोलिनीपट्टनम का वर्णन किया था। क्या किया था, जरा वर्णन मुसोलिनीपट्टनम के शहरों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यह गोलकुंडा का मुख्य पतन है। गोलकुंडा का जो है इसको मुख्य पतन बनाया गया था, जहां परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती थी। और यह एक छोटा सा नगर था, पर घना बसा हुआ था, बिना किसी चारदीवारी के और खराब तरीके से बना हुआ था। ना ही किसी अच्छे जगह की स्थिति थी, ना ही किसी जल स्रोत के खारे पानी की ही थी। पहले यह एक गरीब मछुआरा नगर हुआ करता था। किसी टाइम में आगे चलकर यहां जहाजों लंगरों डालने की सुविधा दी गई, जिसने व्यापारी लोग को यहां रहने, चूंकि हमारे यहां हॉलैंड निवासी इसी तट पर आते जाते रहते थे, इनके लिए जो है निवास स्थल भी बनाया गया था। तो देख रहे हैं किस तरीके से यहां पे बनाया गया था। मुसोलिनीपट्टनम के बारे में कुछ भी नहीं था, मछुआरे का एक गरीब नगर था, जहां पे पानी पीने के लिए भी खारे जल का उपयोग किया जाता था, क्योंकि पानी भी नहीं था। इसको सही तरीके से डेवलप किया गया। जो हॉलैंड वासी होते थे इसी नगर पे उतरते थे और यहां पे व्यापार वाणिज्य भी शुरू हो गया था। गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों ने कपड़े, मसाले और अन्य चीजों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू कर दिया। कौन? कुतुबशाही शासकों ने एकाधिकार कर दिया। इस पे बस एक ही लोगों का अधिकार होगा, कपड़ों पे, मसालों पे, अन्य चीजों पे, जिससे वहां के व्यापारी पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया हाथों में चला गया। उसके बाद धीरे धीरे जो है ये व्यापार जो है पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया के हाथों में चला गया। और यहीं से जो है ये समझ में आ रहा था कि अब जो है देश को कोई भी भला नहीं कर सकता है। और विभिन्न व्यापारी समूह जो थे वो गोलकुंडा के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागर, तेलुगु कमेटी, चेट्टियार और यूरोपीय व्यापारी नगर में घनी आबादी वाला था और समृद्धशाली बना दिया। अब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति जो है बढ़ा ली थी, तो उनके प्रतिनिधित्व सूबेदार मीर जुमला, ध्यान रखिएगा, मीर जुमला ने, जो स्वयं को एक सौदागर कहता था, हॉलैंड वासियों और अंग्रेज को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया गया कि हॉलैंड वासी और अंग्रेज दोनों आपस में लड़ना शुरू कर दें। और 1686 और 87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने, ध्यान रखिएगा, औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। औरंगजेब ने गोलकुंडा को जो है मुगल साम्राज्य में मिला लेता। कब? 1686-87 में। अब यूरोपीय कंपनी के साथ सामने जो है एक अन्य विकल्प ढूंढने की समस्या आ खड़ी हुई कि जो गोलकुंडा था, जिसपे उम्मीद था कि यहां से जो है हम डेवलप करेंगे, अब गोलकुंडा को तो औरंगजेब ने मिला लिया। क्लियर तरीके से पकड़िएगा बातों को। अब यूरोप कंपनियों के सामने अन्य विकल्प ढूंढने की समस्या आ खड़ी हुई। कंपनी नई नीति के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि पतन और भीतरी प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखे, बल्कि इस बात का भी आवश्यकता महसूस की गई कि कंपनी अन्य केंद्र के साथ राजनीतिक, प्रशासनिक और वाणिज्यिक भूमिका भी अदा करे। अब कंपनी व्यापारी बंबई, जो कि वर्तमान में मुंबई है, कोलकाता यानी कलकत्ता जो कि वर्तमान में कोलकाता है, मद्रास जो कि वर्तमान में चेन्नई चले गए। अब ये लोग जो है कहां चले गए? बंबई, कोलकाता, चेन्नई चले गए। तब मुसोलिनीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों ही खो बैठा। उसके बाद व्यापारी जो है धीरे धीरे कहां पे? बंबई, कलकत्ता, मद्रास चले गए। उसके बाद जो है मुसोलिनीपट्टनम जो है अपना व्यापार खोना शुरू कर दिया और इसी दौरान अधपतन हो गया। और आज एक छोटे से जीर्ण शीर्ष में अधिक कुछ नहीं है और आज एक छोटे से क्षेत्र में बन के रह गया है। नए नगर और व्यापारी, इसको थोड़ा सा समझते हैं। 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप देश और व्यापारिक उद्देश्यों से मसाले और कपड़े की तलाश में लगे हुए थे। 16वीं और 17वीं, मगर 16वीं मतलब समझ में आ रहा होगा, 1500 से लेके 1599 तक। 16वीं का मतलब हुआ यही और 17वीं का मतलब हुआ 1600 से लेकर 1699 तक। क्लियर हो गया? अच्छे तरीके से आप समझ रहे होंगे, कई बार मैंने बोल दिया हूं। इसी में क्या है, यूरोपीय देश जो होते थे वो मसाले और कपड़े की तलाश में लगे हुए हैं कि किसी भी हालत में जो है भारत से हमें मसाला और कपड़ा मिल जाए, क्योंकि ये दोनों चीज़ पे जो है इनकी निगाहें बड़ी कड़ी थी। जो यूरोपीय और पश्चिमी एशिया दोनों जगह लोकप्रिय हो गए थे, पश्चिमी एशिया में भी प्रसिद्ध हो गए थे, जहां पे हॉलैंडवासी फ्रांसीसी ने पूर्व अपने वाणिज्यिक गतिविधियों को विस्तार करने के लिए अपने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। और प्रारंभ में तो ये मुल्ला अब्दुल गफूर और वर्जी बोड़ा जैसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारी ने इनके पास बड़ी संख्या में जहाज थे, इनका मुकाबला किया, किंतु यूरोपीय कंपनी ने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी नौशक्ति का प्रयोग किया और भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया कि अब तुम एजेंट बन जाओ, मालिक हुआ खत्म। और अंत में अंग्रेज महाद्वीपीय जो है
सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक और राजनीतिक शक्तियों के रूप में उभरकर अब सामने आते हैं। धीरे धीरे जो है अंग्रेज अब क्या करते हैं, समुद्र पर जो है एक छत राज करना शुरू कर देते हैं और जो भारतीय व्यापारी होते हैं उनको एजेंट के रूप में रहकर छोड़ देते हैं। वस्त्रों जैसी वस्तुओं की मांग, ध्यान रखिए, वस्त्रों जैसी वस्तुओं की मांग तेजी से आने लगी। एकाधिकार लोगों की कताई, बुनाई, धुलाई, रंगाई का धंधा अपना लिया और इससे इन शिल्पों में बहुत विस्तार हुआ। भारतीय वस्त्रों में रूप, रंग में डिजाइन और अधिकाधिक परिष्कृत होते गए। किंतु इस काल में शिल्पकारों को स्वतंत्रता है वो घटने लग गई थी। अब स्वतंत्रता खत्म होना शुरू हो गई क्योंकि अब जो है अंग्रेज के हाथ में चला गया था। शिल्पजन पेशगी की प्रणाली पर काम करने लगे, जिनका अर्थ यह था कि उन्होंने जिन यूरोपीय एजेंट को पहले ही पेशगी ले ली थी उन्हीं के लिए उन्हें कपड़ा बुनना होता था। मतलब क्या, जिनका आपने जो है एक तरीके से जो है सौदा कर लिया कि भाई इनके साथ जो है हमारा जो है एक तरीके से करार चल रहा, तो उन्हीं के लिए आपको करना होगा। अब बुनकरों अपना कपड़ा, धुलाई, नमूने बेचने के लिए स्वतंत्रता नहीं थी। आप स्वतंत्र नहीं है कि कहीं भी आप बेच सकते हैं। अब आप जिनका काम लिया उन्हीं को बेचेंगे, वो जो कहेंगे वही करेंगे। एक तरीके से ठेके की पद्धति शुरू हो गई थी और इन्हें तो कंपनियों के एजेंट के द्वारा निर्धारित डिजाइन के कपड़ों उन्हीं के मांग के अनुसार बनाने पड़ते थे। अब जैसा मांग, जैसा डिजाइन, उन्हीं के अनुसार इनको कपड़े बनाने पड़ रहे थे। अब आज़ादी धीरे धीरे समाप्ति के कगार पे चली गई थी। 18वीं शताब्दी में बंबई, कोलकाता, मद्रास नगरों का उदय शुरू हो गया था। अब तक अभी उदय नहीं हुआ है। कब? 18वीं शताब्दी का मतलब 1700 से 1799 के बीच में। अब क्या हो रहा है, तो बंबई, कोलकाता, मद्रास नगरों का उदय शुरू हो गया, जो आज प्रमुख महानगर है। शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए। अब जब बुनकर जैसे कारीगर और सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा नगर के साथ स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। ब्लैक यानी कि देसी व्यापारी और शिल्पकार, और इन्हें ब्लैक टाउन्स की समिति कर दिया गया था। जबकि गोरे शासकों ने मद्रास को फोर्ट सेंट जॉर्ज और कोलकाता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपना आवास बनाए। ध्यान रखिएगा, कोलकाता में क्या बनाए थे, याद रखिएगा। इन शिल्पकारों को ये क्या कहते थे, ब्लैक टाउन्स सीमित कर दिया था। गोरे जो है मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाए और कोलकाता में फोर्ट सेंट विलियम। याद रखिएगा, दोनों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और 18वीं शताब्दी में शिल्पकार और वाणिज्य की कहानी हम अगले वर्ष जरूर पढ़ेंगे जब हम 8वीं कक्षा में चले जाएंगे। क्लियर है, मतलब हम लोग नहीं, मतलब आगे जब पढ़ेंगे तो। चलिए, वास्को डिगामा और क्रिस्टोफर कोलंबस, इन दोनों के बारे में कहानी थोड़ी सी देखते हैं। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविक समुद्री मार्ग खोजने के लिए जो है अभूतपूर्व कार्य के लिए अनेक नाविक जो है उद्यम। ये चीज मैं आपको अच्छे तरीके से आपको बताता हूं, क्या इसकी कहानी है। ये दोनों के दोनों देखिए, ये विश्व का मानचित्र देख लीजिए। क्लियर है, एक यहां पे है पुर्तगाल और एक अमेरिका यहां पे है। अब खोजना दोनों को इंडिया है, याद रखिएगा, दोनों को इंडिया खोजना है। इसकी कहानी पूरी मैं बताता हूं, इंडिया खोजना है। तो जो यहां पे है और ये क्या है, ध्यान रखिएगा, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। अब अगर इसको इंडिया खोजना होगा, कोलंबस अमेरिका से चला है, अगर इसको इंडिया खोजना होगा तो इसको कौन सी दिशा में चलना चाहिए, इसको चाहिए इस दिशा में चलना। तब ये कहां पे पहुंचेंगे, सॉरी एक चीज मैंने गलती बता दिया हूं, एक चीज गलती होगी, अभी मैं बता रहा हूं, सॉरी। दोनों के दोनों क्या कहां से चलेंगे, यहीं से चलेंगे। एक स्पेन से चलेंगे और एक पुर्तगाल से चलेंगे। गलती से बता दो क्योंकि कोलंबस ने खोज किया। दोनों यहीं से चलेंगे और दोनों जब यहीं से चलेंगे, यहीं पे है, यूरोप में है, यहां से चलेंगे और पहुंचना कहां, यहां पूर्व है, ये पश्चिम है। ध्यान रखिएगा, इनको भारत खोजना, भारत यहां पे है, भारत। अब यहां आने के लिए इनको क्या करना होगा, यहां से इस ओर की ओर चलना, यानी कि कहां पे चलना होगा, पूर्व दिशा में चलना है, यानी कि दक्षिण पूर्व में चलना। ये दक्षिण हुआ, ये पश्चिम हुआ, यहां पे भारत है तो यहां यानी दक्षिण पूर्व की दिशा में चलना होगा, तब ये पहुंचेंगे भारत। ये क्या काम करते हैं, ये सीधा कहां पे चल जाते हैं, उत्तर पश्चिम दिशा में चल जाते हैं, उत्तर पश्चिम दिशा में चलते हैं और इन्होंने गलती से अमेरिका खोज लेते हैं, कोलंबस, और ये जो है इस दिशा में चलते हैं तो ये पहुंच जाते हैं कहां पे, भारत पे। तो जो है वास्को डिगामा भारत की खोज करते हैं और कोलंबस अमेरिका की खोज करते हैं। क्लियर हो गया, यही इसकी कहानी है। अब थोड़ा सा इसकी चर्चा कर दूं ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस हो जाए कि कहीं ये साथ नहीं। अटलांटिक महासागर के साथ साथ में यात्रा जो है केप ऑफ वुड्स, इसको और आगे पढ़ाएंगे। केप ऑफ वुड्स क्या है, यहाँ पे जो है दक्षिण अफ्रीका के नीचे वाले पार्ट, सबसे अंतिम पार्ट्स पे है। वहां से निकलकर हिंद महासागर पार करते हुए भारत पहुंचा और उसी समय अपनी पहली यात्रा पूरा करता है।
अब इस वर्ष 1498 में, ध्यान रखिएगा, पहली आता 1498 में, समय लगता है, कालीकट पहुंचता है। कालीकट अगले वर्ष पुर्तगाली की राजधानी जो है लिस्बन लौट जाता, अगले वर्ष और इस समुद्री यात्रा के दौरान उसने 4 में से 2 जहाज नष्ट हो गए थे। 170 यात्री में केवल 54 ही जीवित बच पाए थे। इस प्रत्यक्ष खतरे के बावजूद जो मार्ग खोले या खोजे गए ये अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए थे और अंग्रेज और हॉलैंडवासी फ्रांसीसी नाविकों के साथ में अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजवासी कि जैसे हॉलैंड वाले किए वैसे ही करते हैं। भारत पहुंचने पर समुद्री मार्ग का खोज एक अन्य सुपरिणाम निकला और इसकी किसी की आशा भी नहीं थी। इस इटावली क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने पर अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया और उसकी सोचना था कि चूंकि पृथ्वी गोल है इसलिए वह पश्चिम की ओर से भारत पहुंच सकता है। वो सोचा पश्चिम की ओर से भारत पहुंच सकता है, यानी कि वो इस तरीके से, पृथ्वी गोल है यहां से चला तो सोचा ऐसे करके भारत खोज लेंगे और खोजने यहां के बदले ये जो है अमेरिका खोज लेता है। अभी जस्ट बताया हुआ 1492 में वेस्ट इंडीज के तट पे पहुंचता है और यहीं से भ्रांतियों करना पड़ता और इसके पीछे स्पेन पुर्तगाली नाविक विजेता वहां आते रहते हैं और यहीं से मध्य दक्षिण अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जों में ले लिया और अक्सर इन प्रदेशों में पहले बस्तियां नष्ट कर दी गई थी। क्लियर हो गया पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट। अब जो है आपका क्वेश्चन है दोस्तों, बेहतरीन तरीके से पढ़िए, अब भी वक्त है, अब भी कुछ नहीं हुआ है। जो गुजर गया वक्त वो अतीत था, उसको भूल जाइए। जो वर्तमान में गलत करते हैं ना समय के साथ में, बस उसके बारे में सोचिए। जिसको आपने जिस तरीके से बर्बाद कर दिया अन्य काम में लिप्त होके, चाहे वो बुरा हो या फिर महाबुरा हो, भूल जाइए। अब इस वक्त अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए और इस काम को पूरी तरीके से अंजाम दीजिए। किसी भी हालत में इस बार रिजल्ट आपका रुकना नहीं चाहिए, फुल एंड फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा और कमेंट ज़रूर कीजिए। जो चीज़ अच्छा लगा, जो चीज़ आपने सीखा इस कुछ दिनों के दरमियान, मैंने कक्षा 6 भी पढ़ा दिया, 7th भी आधा समाप्त हो चुका है। इस बीच में जो चीज़ सीखने के लिए मिला प्लीज़ कमेंट कीजिए। मुझे अच्छा लगता है, जानने को मिलता, उत्सुकता मुझे बढ़ती है, मुझे कॉन्फिडेंस होता है कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ तो बच्चा मेरा सीख रहा है। तो मुझे लगता है कि आज जो मैंने वीडियो बनाया इससे बेहतरीन कल बनाओ। आपको पता नहीं कि आपके कमेंट में कितना प्रभाव मुझे पड़ता, दुनिया को जो पड़ता मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे पड़ता आपके कमेंट का। और हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि सबके पास पैसा नहीं है। जैसे मैं आपको फ्री पढ़ाता हूँ, आप भी किसी को फ्री में जो है इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू, नमस्कार।